डियर फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर सीखेंगे कि एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी की सीमांत आगम और वस्तु की मांग की कीमत रोज के बीच में क्या संबंध है। हालांकि कक्षा 12 में इन दोनों के बीच के संबंध को डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम उसको विस्तार से और केवल समझेंगे, एक तालिका से समझेंगे, एक ग्राफ से समझेंगे, लेकिन उन दोनों में जो गणितीय संबंध होता है उस संबंध को यहाँ पर डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब आप हायर कक्षा में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सीमांत आगम और मांग की कीमत रोज के बीच के संबंध को आपको मैथमेटिकली डिराइव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि मांग की कीमत लोच और एकाधिकारी की सीमांत आगम में क्या संबंध है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब एक एकाधिकारी वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है तो एकाधिकारी की सीमांत आगम घटती है, और यह सीमांत आगम जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो सीमांत आगम और मांग की कीमत रोज के बीच में संबंध यह है कि जब तक सीमांत आगम धनात्मक होती है, जब तक सीमांत आगम धनात्मक होती है, मांग की कीमत रोज 1 से अधिक होती है। हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सीमांत आगम के धनात्मक रहने पर वस्तु की मांग लोचदार होती है, और जब सीमांत आगम ऋणात्मक होने लगती है, ऋणात्मक हो जाती है, तो वस्तु की मांग की कीमत रोज 1 से कम होती है, अर्थात वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। तो यहां पर हमने देखा एमआर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या संबंध है। जब तक एमआर धनात्मक होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक होता है, और जब एमआर ऋणात्मक होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होता है। ये संबंध है। और जब एमआर 0 होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होता है। यह इन दोनों में संबंध है। तो इस संबंध की व्याख्या हम करते हैं एक तालिका से, उसके बाद फिर हम एक ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक मान लेते हैं कि एकाधिकारी वस्तु के लिए जो मांग वक्र है वह है, मांग वक्र का इक्वेशन दिया हुआ है Q = 20 - 2P। अब यहाँ पर हम इसको P के लिए सॉल्व करें, सॉल्विंग फॉर P, तो ये होगा 2P = 20 - Q और P = 10 - 0.5 Q। इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लें और इस इक्वेशन को 2 मान लें। तो यहाँ पर इस तालिका में जो रिक्वायरमेंट होगा आपको वह होगा सबसे पहले सीमांत आगम। इस मांग वक्र की सहायता से ही आपको सीमांत आगम और मांग की कीमत रोज की तालिका ज्ञात करनी है। तो समीकरण 2 से आप एक तालिका की पूर्ति करेंगे। ये तालिका आपको खुद करनी है। यहाँ पर मान लेते हैं Q, यहाँ पर ले लीजिए P, उसके बाद होगा TR, और उसके बाद होगा MR, और एक तालिका वो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Q उत्पादन की मात्रा, P वस्तु की प्रति इकाई कीमत, TR टोटल रिवेन्यू या कुल आगम, MR सीमांत आगम या फिर मार्जिनल रिवेन्यू, ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इक्वेशन 2 में Q के डिफरेंट वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग P के वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे Q का मान अगर 0 रखते हैं तो P का मान आता है 10, Q का मान 1 रखेंगे तो P का मान होगा 9.5, अगर आप Q का मान 2 रखेंगे तो P का मान होगा 9, और इस तरीके से आप वैल्यू पुट करते हुए आप इस तालिका को पूरा करेंगे। TR का वैल्यू निकालेंगे। कुल आगम कैसे निकलेगा? P और Q का गुणा करेंगे। तो P और Q को गुणा करेंगे तो TR मिलेगा, मतलब 10 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा,
9.5 को करेंगे तो 9.5 होगा, 9 को 2 से करेंगे तो 18 होगा, और इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे। अब एमआर की तालिका जो है वो कैसे होगी? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्पादन में जब आप 1 इकाई की वृद्धि कर रहे हैं तो कुल आगम में 9.5 इकाई की वृद्धि हो गई, इसलिए पहली इकाई का उत्पादन करने की जो सीमांत आगम होगा, मार्जिनल रिवेन्यू जो होगा वो होगा 9.5। दूसरी इकाई के लिए ये होगा 9। अब इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अब बचा मांग की कीमत लोच कैसे ज्ञात करेंगे? क्यू के डिफरेंट वैल्यूज के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर मांग की कीमत लोच क्या होगी? इसके लिए आप जब उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे, मांग की कीमत लोच जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर एक सरल रेखा मांग वक्र पर मांग की कीमत लोच का इक्वेशन आप डिराइव किए थे। अगर आप नहीं किए थे, अगर आपको याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अभी यहाँ पर हम लोग उसको डिराइव करते हैं और उस इक्वेशन की मदद से हम लोग मांग की कीमत लोच यहाँ पर इस तालिका में मांग की कीमत लोच का मान निकालेंगे। तो मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, माइनस साइन के साथ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो इक्वेशन 1 से डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी आप ले सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी बराबर होगा पी का गुणांक मतलब -2। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सूत्र आप रख लें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी बराबर हो गया -2 और पी का वैल्यू देखिए इक्वेशन 2 में क्या है 10 - 0.5 क्यू और बटे क्यू। तो माइनस माइनस प्लस, अब 2 से इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा ये 20 माइनस क्यू बटे क्यू। अब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच का जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन से क्यू का डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो मांग की कीमत लोच का मान आपको मिलता जाएगा। जैसे मांग की अगर हम क्यू का मान 1 रखते हैं, क्यू का मान 1 रखते हैं तो मांग की कीमत लोच क्या होगी 20 - 1/1 बराबर 19 बाई 1 बराबर 19, ये हो गया 19। अब इस तरीके से अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए क्यू बराबर अगर 2 रखेंगे तो मांग की कीमत रोज क्या होगी, तो 20 - 2 बटे 2 बराबर 18 बटे 2 बराबर 9। अब इस तरीके से आप 13 वैल्यू तक आप कैलकुलेट करेंगे। यह कैलकुलेशन आपको करनी है। अभी जो आपने तालिका तैयार किया वो तालिका कुछ इस प्रकार से है। इस तालिका में आप देख रहे हैं कि Q का मान बढ़ने से मतलब उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने से MR घट रही है और मांग की कीमत लोच उत्पादन के विभिन्न स्तर पर मांग की कीमत लोच भी विभिन्न है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब तक सीमांत आगम धनात्मक होता है, जब तक सीमांत आगम धनात्मक है, मांग की कीमत लोच 1 से अधिक है। अब यहाँ पर देखिए 10वीं इकाई पर 0.5 है, कहने का मतलब है कि लगभग नगण्य है, इसको आप 0 मान सकते हैं, उत्पादन 0 मान सकते हैं। तो 10वीं इकाई पर मांग की कीमत लोच 1 है और 9वीं इकाई तक सीमांत आगम धनात्मक है और मांग की कीमत लोच जो है 1 से अधिक है। और 10वीं इकाई के बाद आप देख रहे हैं कि मांग सीमांत आगम जो है वो ऋणात्मक हो जा रही है और यहाँ पर मांग की कीमत लोच जो है वो 1 से कम है। तो आप देख रहे हैं कि जब तक सीमांत आगम धनात्मक होती है, वस्तु की मांग इलास्टिक होती है, लोचदार होती है, और जब सीमांत आगम ऋणात्मक होती है तो वस्तु की मांग इन इलास्टिक और बेलोचदार हो जाती है। लेकिन जैसे ही सीमांत आगम 0 होती है और मांग की कीमत लोच 1 के बराबर होती है, कहने का मतलब हुआ वस्तु की मांग जो है यूनिटरी इलास्टिक हो जाती है। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। इस रेखा चित्र में एक्स एक्सिस पे उत्पादन को रखा गया है और वाई एक्सिस पे AR और MR को रखा गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि AB रेखा जो है वो औसत आगम की रेखा है और MR जो है वो
सीमांत आगम की रेखा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु के Q उत्पादन पर MR 0 है और वस्तु के उत्पादन Q मात्रा तक सीमांत आगम जो है वो धनात्मक है। और जब तक सीमांत आगम धनात्मक है तो आप देख रहे हैं कि सीमांत आगम धनात्मक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक है। वस्तु की मांग वक्र जो है वो एक अधिकारी के लिए औसत आगम वक्र होता है, आप जानते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि जब किसी भी मांग वक्र के विभिन्न बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप जानते हैं कि क्या होता है। अगर मध्य बिंदु है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है और जैसे जैसे हम y अक्ष की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वृद्धि होती है और जैसे हम x अक्ष की ओर बढ़ते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कमी होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि Q उत्पादन तक सीमांत आगम धनात्मक है और इसलिए मांग की कीमत रोज जो है वो 1 से अधिक है। और जब सीमांत आगम 0 है तो यहाँ पर मांग की कीमत रोज जो है 1 के बराबर है और Q के बाद उत्पादन होने से सीमांत आगम ऋणात्मक होती है और मांग की कीमत रोज 1 से कम होती है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि जब तक सीमांत आगम धनात्मक होती है मांग की कीमत रोज 1 से अधिक होती है और जैसे ही सीमांत आगम ऋणात्मक होती है मांग की कीमत रोज 1 से कम होने लगती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। समझने में अगर कहीं कठिनाई आई होगी तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे। आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम लोगों की मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।